मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी, जिसमें मेरे घर के सब लोगों का जाना ज़रूरी था। मेरे घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में आहर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा। क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने से घर में चोरी होने का डर था, इसलिए सबका जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूं। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहता, बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बू मुझे घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? अब्बू ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को फोन किया और कहने लगे, हमजा, एक काम है। 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। एक लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो? हमजा मेरे चचा थे। चचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूंगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूंगा। चचा रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बू से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं हूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। चचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बू और अम्मा नहा धोकर तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद जब चचा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चचा पालक की सब्जी ले आना, क्योंकि मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चचा आए तो वो पालक की सब्जी भी लेकर आए। चचा आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, ज़ैनब तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चचा हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े फ्रेंडली थे। चचा हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। तो चचा मुझसे कहने लगे, ज़ैनब तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरी क्लास के सब लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चचा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चचा आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अब भी गर्लफ्रेंड होगी। तो चचा ने कहा, नहीं यार ज़ैनब, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक ही को नहीं संभाल पा रहा। इतना कहकर चचा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंस दी और मैंने चचा से पूछा, चचा दूध पियोगे? चचा ने मुझे देखा और कहा, हाँ अगर है तो ले आओ, और मैं किचन में गई और दूध ले आई। चचा ने दूध पिया और बोला, ज़ैनब दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। तो मैंने कहा, चचा आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। तो चचा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चचा फोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात को 1 बजे तक बातें करते रहे और चचा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चचा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और चचा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन चचा अभी तक नहीं उठे थे। तो मैंने चचा को आवाज दी, चचा आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चचा गहरी नींद सो रहे थे। मैं चचा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चचा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नजर ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं थोड़ी देर चचा को देखती रही और मेरे मन में ख्यालात आने लगे। तभी चचा की आंखें खुली और उन्होंने कहा, अरे आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चचा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। तो चचा बाथरूम गए, नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफिन पैक कर दी और चचा अपने काम पर निकल गए। उसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाने चली गई। नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया, क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सन्नाटे में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लूं और 5 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चचा के आने का वक्त हो गया था और सोते सोते मैं पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लूं। आज मैंने लाल रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी, क्योंकि वो ड्रेस मेरी पसंदीदा थी और मेरे जिस्म पर परफेक्ट फिट थी। चचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह ज़ैनब, आज तो तुम कमाल लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चचा मुझे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। तो अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह गई जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी, लेकिन चचा ने उसे बैग के पीछे छुपा लिया था। चचा मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चचा मुझे अपनी बाहों में भर ले। चचा की तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी, लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही।
क्योंकि وہ میرے چچا تھے۔ اس کے بعد چچا مجھ سے کہنے لگے، زینب میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم کھانا لگا دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چچا، لیکن اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، ابھی میں نے کھانا نہیں بنایا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، تم کھانا بنا لو، تب تک میں آرام کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چچا۔ چچا وہی صوفے پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے اور میں کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ چچا جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کچن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو چچا کی نظر مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ان کا اس طرح دیکھنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ چچا پہلے بھی کئی بار گھر آ چکے تھے اور ہم کافی کھل کر باتیں کرتے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، اس لیے ان کا دیکھنا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور اوپر سے اتنی گرمی تھی کہ میں پسینے میں بھیگ گئی اور اب اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ تب چچا اپنے فون کی ٹارچ آن کر کے کچن میں آ گئے اور کہنے لگے، زینب آج گرمی بہت ہے۔ تو میں نے کہا ہاں چچا، اور اب تو لائٹ بھی چلی گئی، میرے گھر میں انورٹر بھی نہیں ہے۔ تو چچا نے مجھے ٹارچ دکھائی اور میں نے ایک موم بتی جلا کر کچن میں رکھ دی۔ چچا نے کہا زینب تم پسینے میں بھیگ چکی ہو، کیا میں تھوڑی مدد کر سکتا ہوں؟ تو میں بھی پریشان تھی، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ چچا کھانا بنانے میں میری مدد کرنے لگے اور ہم نے مل کر کھانا بنایا اور باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد لائٹ واپس آ گئی تو چچا میری طرف دیکھنے لگے اور میں پسینے میں بھیگنے کی وجہ سے میرا جسم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بھی تھوڑی ان کی طرف مڑ گئی تاکہ وہ مجھے اچھے سے دیکھ سکیں۔ پھر میں نے چچا سے کہا چچا آپ آرام کر لیجئے، بس کھانا تیار ہونے والا ہے۔ تو چچا نے میری طرف پنکھا موڑ دیا اور آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا اور کچن میں کام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ نہا لوں۔ چچا صوفے پر بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے تو میں نے چچا سے کہا چچا میں نہانے جا رہی ہوں۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نہا کر ایک فراک پہن لیا جو چچا نے ہی مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ جب میں اس ڈریس میں واپس آئی تو چچا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چچا مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو وہی ڈریس ہے نا جو میں نے تمہیں برتھ ڈے پر دی تھی؟ میں نے کہا ہاں چچا، آپ کی دی ہوئی ڈریس مجھے بہت پسند آئی۔ تو چچا نے کہا تم اس ڈریس میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل نہیں کرتا کہ تم سے نظر ہٹاؤں، دل کرتا ہے تمہیں اسی طرح دیکھتا رہوں۔ تو ان کی بات سن کر میں نے شرما کر سر جھکا لیا۔ پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا اور باتیں کی اور کچن کا کام ختم کر کے میں چچا کے کمرے میں ان سے باتیں کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باتیں کرتے کرتے اچانک چچا زور سے بولے، زینب تمہارے کندھے پر مکڑی ہے۔ تو اس پر میں بہت ڈر گئی اور گھبرا کر چچا کے گلے سے لپٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تو چچا ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارے پگلی میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا چچا ایسا مذاق پھر کبھی مت کرنا، مجھے مکڑی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ابھی بھی میں چچا کے گلے لگی ہوئی تھی۔ میں تھوڑی شرما کر ان سے دور ہو گئی اور سوری بولی، لیکن چچا نے کہا ارے پگلی کوئی بات نہیں، ہم تو دوست ہیں نا، اتنا تو چلتا ہے۔ اتنا کہہ کر چچا مسکرا دیے اور اس کے بعد چچا نے کہا آج تم یہی میرے ساتھ سو جاؤ کیونکہ تم بہت ڈر گئی ہو۔ اس پر میں کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر خاموشی سے چچا کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک ایک بار پھر بجلی چلی گئی۔ رات کے قریباً 12 بجے کا وقت تھا تو چچا نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور کہا چلو اس سے اچھا آج چھت پر سو جاتے ہیں۔ تو میں بھی مان گئی۔ چچا بستر لے کر اور میں مچھردانی لے کر چھت پر چلے گئے، لیکن چھت پر بھی بہت گرمی تھی اور بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد میرے جسم سے پھر پسینہ نکلنے لگا تو میں نے چچا سے کہا یہاں بھی بہت گرمی لگ رہی ہے۔ چچا نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ تو میں نے کہا کہو۔ چچا بولے تم کوئی ہلکے پھلکے کپڑے پہن لو، اس سے تمہیں گرمی کم لگے گی۔ تو میں نے بھی یہی ٹھیک سمجھا، لیکن مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نیچے گئی، نہا کر ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے۔ جب میں چھت پر واپس آئی تو چچا مجھے دیکھتے ہی رہ گئے اور چچا مجھ سے کہنے لگے آج تمہیں دیکھ کر دل میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور زینب کیا تم بھی یہی محسوس کر رہی ہو؟ میں نے کہا چچا میں سمجھی نہیں، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ چچا نے کہا جب بھی تمہاری چچی ایسے کپڑے میرے سامنے پہن کر آتی ہے تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور آج تمہیں جب اس طرح دیکھا ہے تو میرا دل اندر ہی اندر پچل رہا ہے، اور کیا تم سمجھ سکتی ہو؟ یہ بات سن کر میں نے اپنی نظریں نیچے کر لی تو پھر چچا نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چچا مجھ سے پوچھنے لگے کیا اسکول میں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں چچا میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ چچا بولے تو پھر محلے پڑوس میں تو ہوگا ہی؟ تو میں نے کہا نہیں چچا مجھے اپنی پڑھائی سے ہی وقت نہیں ملتا ہے۔ چچا بولے زینب اب تم جوان ہو گئی ہو، اس عمر میں بھی تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، آخر تم کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ اس عمر میں تو لڑکیاں بوائے فرینڈ کو کپڑوں کی طرح بدلتی ہیں اور تم ہو کہ ابھی بھی پرانے زمانے والی زندگی گزار رہی ہو۔ اس پر میں تھوڑا شرمائی اور خاموش رہی، اور پھر چچا نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کیا کبھی تمہارا دل نہیں چاہتا کسی لڑکے کے ساتھ وقت گزارو؟ میں نے کہا چچا ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا
तो चचा ने कहा, अच्छा तो ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तो मैंने कहा, चचा आप तो बहुत हैंडसम हैं। चचा बोले, अच्छा तो ये बताओ मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, चचा बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चचा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था, मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी और मैंने भी कोई इनकार नहीं किया। चचा की बाहों में मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। फिर चचा ने कहा, ज़ैनब क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें कर सकता हूँ? देखो अगर तुम रजामंद हो तो तभी ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई जबर नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वो दिन जियो जो हर लड़की चाहती है। मैं शर्मा कर चचा से कहा, चचा जैसे आपको ठीक लगे। इतना सुनते ही चचा मुझे वो खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। चचा का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद चचा मुझे अपने अस्पताल में काम करने के किस्से सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं शर्मा कर चचा से नजरें नहीं मिला पा रही थी और चचा ने कहा, देखो ज़ैनब कोई जबर नहीं, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो हमारी रजामंदी से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरा साथ चाहो तो मुझे बता सकती हो, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और चचा के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 8 माह गुजर गए। फिर एक दिन अम्मा को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और पूछा, ज़ैनब ये सब क्या चल रहा है, जरा बताओ तो। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। अम्मा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत डर गई। शाम को अचानक चचा का फोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो चचा ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चचा घर आए और अम्मा से बात करने लगे और उन्होंने कहा, दी ज़ैनब बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब इसकी शादी कर देनी चाहिए और मेरी नज़र में एक लड़का है, बहुत अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा, लड़का कौन है? तो चचा ने कहा, मेरा दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी बीवी एक हादसे में चल बसे है। वो उनका इकलौता बेटा है। उसकी नौकरी बहुत अच्छी है और वो अकेला ही है। घर में और कोई नहीं है। उससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मेरी अम्मा को भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और खानदान में भी कोई नहीं था। ऐसे रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। और जब चचा ये बात कहकर चले गए तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा, ये आपने क्या किया? चचा ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बहुत अच्छा है, शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम अपने शौहर के साथ खुश रहना और अगर मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और मेरा शौहर बहुत अच्छा था और मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन चचा का रिश्ता अब भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चचा के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी, वो भी मुझसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन चचा के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 3 साल गुजर गए और अब मेरा एक बेटा हुआ था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और चचा के रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। उस पर मैंने चचा को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने चचा को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने चचा से कहा, चचा मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ और मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मैं उसके अच्छेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब ये सब ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वो मेरा शौहर है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे दरमियान जो कुछ था वो एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। अगर चची को पता चल गया तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी। इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उस पर चचा ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की और कहने लगे, ज़ैनब तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने चचा से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब मैं काफी पुरसुकून थी। कुछ अरसे से जो मैं बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैं भी अधूरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू शुरू में वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ये गलत क्यों कर रही हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल उर्दू बॉक्स को सब्सक्राइब करें।